नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिनों बाद, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई थी उसके कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था, जिसके बाद से देश में नई हलचल पैदा हो गई। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता अब अपनी सभाओं में और चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में जनता को बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय, आर्थिक बराबरी, महिला सशक्तिकरण के जितने वादे हैं वो सब किस तरह पूरे होंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो में मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष को मजबूत करने की बात कही है और इस घोषणा पत्र का नाम दिया है न्याय पत्र। संसद को अच्छे से चलाने की बात की है इसमें, अदालतों की कमियों को दूर करने की बात कांग्रेस ने की है इसमें, और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने की भी बातें इसमें कही गई हैं। न्याय पत्र जो कांग्रेस का है, एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही बीजेपी से बढ़त कायम कर ली और दूसरी तरफ खुद के पिछड़ने से घबराई बीजेपी ने आज सुबह अपना घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र कहा है, उसे जारी किया है। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने न रोजगार की बातें की, न महंगाई का जिक्र किया, न नमामि गंगे और बुलेट ट्रेन या स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाओं की बात की। केवल नई नई घोषणाएं की, और उसमें भी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का ज्ञान का इन चार शब्दों का जिक्र करके इसे GYAN यानी ज्ञान से जोड़ा, जिसमें गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और नारी है, ज्ञान। इस ज्ञान शब्द से जोड़ा है बीजेपी ने, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का ज्ञान कांग्रेस के न्याय के आगे टिकेगा या नहीं। वैसे आज बीजेपी का घोषणा पत्र आते ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कुछ तीखे सवाल बीजेपी से किए और पूछा कि 10 सालों का हिसाब आपने नहीं दिया और अब नए वादे कर रहे हैं। उधर प्रियंका गांधी ने आज जालौर राजस्थान की अपनी रैली में कहा है कि मोदी जी को कुछ हो गया है। अजीब सी बातें कर रहे हैं आजकल, मोदी जी को शायद कुछ हो गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं जालौर में प्रियंका गांधी। आजकल चुनाव के समय एक अजीब सा माहौल बन गया है। आपने देखा होगा, आपके ध्यान को भटकाने वाली सारी बातें हो रही हैं, बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं, अजीब सी बहकी बातें हो रही हैं। आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने होंगे, कहाँ कहाँ की बातें करते हैं। अभी राजस्थान आए तो अपने भाषण में कह डाले कि आपके जन जन के आराध्य बाबा रामदेव साहब, उनका जन्म कश्मीर में हुआ। कभी वो अपनी झूठी वीरता दिखाते हैं, कभी शेखी मारनी होती है, कभी कबीरदास जी को गोरखनाथ जी से मिलवा लेते हैं अपने भाषण में, कभी गटर से गैस बनाते हैं, कभी बादल में मिसाइल छोड़ देते हैं, कभी मांस मछली की बात करते हैं, कभी ईमेल उस समय की बात करते हैं जब ईमेल था ही नहीं, उस जमाने की बात करते कि मैंने तब ईमेल भेजा, कभी हवा में उड़ते हैं तो कभी समुंदर के नीचे चले जाते हैं। मैं आपसे एक सीधी सी बात पूछना चाहती हूँ, बहनों और भाइयों, आप दूर दूर से यहाँ आए हो एक नेता की बात सुनने के लिए। इन बातों से आपके जीवन का क्या मतलब है, बताइए? कोई मतलब है? मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ी आपकी समस्या आज क्या है? क्या है? महंगाई है। मुझे लगता है कि कुछ हो गया है मोदी जी को, समझ नहीं पा रहे हैं। क्या होता है ना, कई बार इतनी सत्ता हो जाती है कि लोग सच्चाई बताते ही नहीं हैं, घिर जाता है इंसान, चाहे उसके संघर्ष की कुछ भी उसका अनुभव होता है, लेकिन जब सत्ता इतनी हो जाती है लोग डरते हैं, अधिकारी डरते हैं, जो साथ में काम करते हैं वो डरते हैं कि असलियत ना बताएं। तो प्रियंका गांधी ने साफ साफ पूछा कि आपकी बेतुकी बातों से जनता का क्या लेना देना है। आप याद कीजिए दोस्तों कि कुछ दिन पहले बीजेपी नेता अनंत हेगड़े और ज्योति मिर्घा ने
संविधान खत्म करने के लिए 400 पार सीटों की जरूरत वाला बयान दिया था। आज एक और वीडियो भाजपा नेता का ही वायरल हो रहा है। ये साहब हैं फैजाबाद से भाजपा के सांसद लल्लू सिंह। इन्हें भी संविधान बदलना है। आइए पहले लल्लू सिंह को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, इसके बाद कुछ और बातें इस पर भी करेंगे। कुछ हो रहा है भाजपा में, भाजपा के नेताओं में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। आखिर ये कुछ क्या हो रहा है समझेंगे, लेकिन पहले लल्लू सिंह को सुनिए। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए आप याद कीजिए दोस्तों कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के वक्त राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं के संविधान खत्म करने वाले बयान पर क्या कुछ कहा था, याद है आपको? आइए जरा सुन लेते हैं। ये तो अभी आप सुन ही रहे हैं लल्लू सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। 2/3 चाहिए, यानी 407 सीटें चाहिए। 272 सीटों से कुछ नहीं होने वाला है। संविधान बदलना है, बहुत कुछ करना है। यही बात तो ज्योति मिर्धा और अनंत हेगड़े ने कही थी। लेकिन राहुल गांधी इन्हीं मसलों पर कुछ महीने पहले, कुछ नहीं बल्कि महीना भर पहले, अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो देखिए, जब ये नफरत फैलाई जाती है तो देश कमजोर होता है। अभी ये क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा, इनके एमपी ने अभी कहा कि चुनाव के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे। देखा आपने, संविधान को खत्म कर देंगे। टेस्ट कर रहे हैं। उसको बताया गया है कि भैया तुम ये बोलो, देखो रिएक्शन कैसा आता है। सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं, मोदी छोड़ो, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो संविधान को खत्म कर सकती है। इससे आपको अधिकार मिला है, ये देश की नींव है, इसको कोई नहीं छुएगा। ये कुछ भी कह ले, हम इनको नहीं छूने देंगे। सबसे पहला ये। मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो संविधान बदल सकती है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का कहना बिल्कुल सही है दोस्तों। हालांकि बीजेपी के इरादे सही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अनंत हेगड़े और ज्योति मिर्धा के बाद अब लल्लू सिंह ने भी संविधान बदलने की बात कही है। ये तो आधिकारिक तौर पर जो कैमरे के सामने है, कैमरे के पीछे कितने नेताओं ने ऐसी बातें कही होंगी। बीजेपी नेताओं की इन बातों से जाहिर है कि बीजेपी भले 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती आज ही के दिन अपना घोषणा पत्र जारी करे, लेकिन उसकी इच्छा संविधान को बदलने की है और इसके लिए सारे पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला और संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मर्जी से हाँकना इसके उदाहरण हैं। आज घोषणा पत्र जारी करते हुए नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि बीजेपी के आने से घोटाले होना बंद हो गए, भ्रष्टाचारियों पर निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, यह मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी हर पेज पर इस घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र जो बीजेपी का आया है उसमें हर पेज पर लिखा हुआ है। और यहां भ्रष्टाचारियों पर निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, यह मोदी की गारंटी है। तालियां बजती रहीं, लेकिन ये भ्रष्टाचारी क्या बीजेपी में नहीं है? दूसरे दलों में रहते हैं, उसको आप अपने दल में ले आते हैं, वॉशिंग मशीन से धो डालते हैं। धोबी घाट बना दिया आपने बीजेपी कार्यालय को, क्या यह माना जाए? आखिर दुनिया देख नहीं रही है क्या? लेकिन पहले सुन लेते हैं मोदी जी को। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले
जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। तो सुन लिया आपने मोदी जी को। दरअसल मोदी के दावों का असर तब होता जब बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोपियों को अपनी पार्टी से बाहर करती, लेकिन यहां तो बीजेपी तमाम भ्रष्टाचारियों को शामिल करती जा रही है और इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल भी सबके सामने आ चुका है, जिससे बीजेपी के भ्रष्टाचार विरोधी इरादों की पोल खुल रही है। बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ इंडिया गठबंधन इसे अच्छे से समझ रहा है और अब पूरी तैयारी में जुटा है कि ये सत्ता में आए तो देश में भ्रष्टाचार के नाम पर खेले जा रहे खेल को बंद करे। आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इस दौरान संजय सिंह ने इन तमाम मुद्दों पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा की है। और क्या कुछ संजय सिंह ने वहां मिलने के बाद जब बाहर निकल के आए तो क्या कुछ हुआ, वो बता रहे हैं मीडिया से चर्चा में। आइए सुन लेते हैं। मीटिंग चली, क्या कुछ बातचीत हुई, क्योंकि जेल से आने के बाद पहली बार आप देखिए, वो हाउस में भी हम लोगों का हौसला बढ़ाते हैं और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। जेल से छूटने के बाद एक बार मिलकर उनका आशीर्वाद भी लेना था आगे की लड़ाई के लिए, और दूसरा हमने उनके सामने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक इंडिया गठबंधन का जारी किया जाए, इस बात का भी प्रस्ताव रखा, इस बात का सुझाव रखा कि हम लोगों को ये बताना चाहिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं जो हम देश की जनता के सामने रखेंगे और उसको हम पूरा करेंगे समयबद्ध तरीके से। तो इसके बारे में बातचीत हुई। साथ ही साथ जिस तरीके से देश के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में इस समय प्रताड़ना दी जा रही है और उनके जो न्यूनतम अधिकार हैं वो भी छीने जा रहे हैं, इन सारे बिंदुओं पे बातचीत हुई। दिल्ली में सीटों को उम्मीदवारों की घोषणा उसके बारे में जल्द ही वो लोग फैसला लेंगे। आप आज जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने जारी किया, कैसे उसको पढ़ के तब आपको विस्तार से एक एक चीज बताएंगे आप। तो संजय सिंह की बातों से समझ आ रहा है कि अब इंडिया गठबंधन बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कॉमन मिनिमम प्लान की बात कर रहा है, क्योंकि जनता अब बीजेपी की गप्पों और वादों से ऊबती जा रही है, उसे हकीकत समझ आ रही है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या जनता समझ चुकी है बीजेपी का खेल क्या है और क्या अब बीजेपी के झांसे में नहीं फंसेगी जनता। जनता जो है वो अब विरोध कर रही है और विरोध के सुर जो हैं इतने तेज हो चुके हैं कि कई जगह से अलग अलग आवाजें आ रही हैं। आपने देखा कैसे बिहार में विरोध हो रहा है, आपने देखा कैसे हरियाणा में विरोध हो रहा है, आपने देखा कैसे बीजेपी का विरोध पंजाब में हो रहा है, और आपने देखा कैसे बीजेपी का विरोध उधर गुजरात जहां से आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, वहां हो रहा है। आज की थोड़ी देर में एक और तस्वीर दिखाऊंगा, सोशल मीडिया पे खूब वायरल है, उसकी पुष्टि तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वो तस्वीर है वहीं गुजरात की, और उस तस्वीर में बहुत संख्या में, भारी संख्या में लोग हैं जो कस्में खा रहे हैं कि हम कुछ भी हो जाए, आग के सामने आग जलाकर कस्में खा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्या बीजेपी का खेल उजागर हो गया है? इसीलिए जनता जो है वो अब कस्में वादे सब कुछ जनता के सामने हो रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, मुकेश कुमार सिंह साहब हैं, हमारे साथी जयशंकर गुप्ता जी हैं और अमरिंदर उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, बहुत कुछ घोषणा पत्र दोनों के आ गए, प्रमुख दल एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की खूब चर्चा रही। अब देखते हैं कि कितनी चर्चा भाजपा के घोषणा पत्र की होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, उनकी पार्टी ने और इस घोषणा पत्र के अध्यक्ष देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कुछ रखना था रस्म अदायगी कर दी है। और यहीं से क्या
बहुत सारी चीज़ें जो जनता के बीच ऑलरेडी है, जिस पे हम लोग कई बार चर्चा करते रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं क्या इस घोषणा पत्र से या संकल्प पत्र से? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, घोषणा पत्र जब 10 साल कोई सत्ता में रह जाए तो उसके घोषणा पत्र में किए हुए काम के आधार पर एक उसको एक्सटेंशन करने की बात होनी चाहिए। लेकिन जो बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है उसको 2 हिस्सों में अगर हम बांटे, एक हिस्सा वो जो कि जैसे राम मंदिर, जैसे 370, जैसे CAA, इस तरह की बातों जो उन्होंने कही कि हमने वादा करके पूरा किया, तो दूसरी तरफ की चीजें हैं कि वो बातें जो जनता के जीवन स्तर को सुधारने वाले मुद्दे रहे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, जिसमें 15 लाख रुपए देने की बात हुई थी, जिसमें 2022 तक हर घर, हर नल, सबका छत, किसानों की आय दुगनी होना, इस तरह की बातें कही थी। तो इस मोर्चे पर एकदम से चुप्पी है इस घोषणा पत्र में कि हम भारत के लोगों की जीवन स्तर को कैसे सुधारें, और जो वादे भी किए गए हैं उन वादों पर भरोसा करना जनता के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि जो 70 साल की उम्र से सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन, उनको हम आयुष्मान योजना का लाभ देंगे। इससे सीधे एक प्रश्न उठता है कि आप 10 साल तक ये काम आपने क्यों नहीं किया, ये गुनाह क्यों किया? जो आयुष्मान योजना चला रहे थे उसमें आपने 70 साल के वृद्ध लोगों की का ख्याल ही नहीं किया, और आज आप कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ऐसा करेंगे इसलिए वोट दो। तो आपको क्यों वोट दिया जाए अगर आपने 10 साल तक ये काम किया ही नहीं? इसी तरीके से कई ट्रेनों के बारे में वो कहते हैं कि हम ट्रेन ला रहे हैं, बुलेट ट्रेन के बारे में भी कहा गया, लेकिन आपकी इन बातों पर भरोसा कैसे करें? ना स्मार्ट सिटी आया, ना बुलेट ट्रेन आया, और बहुत सारी चीजें जो नहीं हो सकी। तो इस आलोक में हम देखते हैं तो ये घोषणा पत्र उम्मीद पैदा नहीं करता है, बल्कि एक प्रश्न उल्टा खड़ा करता है कि आप आज भी जो कुछ काम पेंडिंग है उसमें ये नहीं बताते कि हम लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कैसे कम करेंगे ये नहीं बताते, कैसे छोटे मझोले उद्योग बड़ा होंगे, खड़े होंगे ये नहीं बताते, GST की मार से जनता तबाह है उससे कैसे छुटकारा दिलाएंगे ये नहीं बताते। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं बता रहे हैं। तो इस वजह से ये घोषणा पत्र बीजेपी को बैकफायर करने वाला है। हालांकि वो लाए जरूर, अपनी अच्छाई के लिए ही कोई पार्टी लाती है अपने लोगों को, लेकिन एक चीज है कि चूंकि ये कंपटीशन नहीं कर सकते थे इंडिया गठबंधन से प्रो पीपल रहने की, क्योंकि इनकी प्रतिबद्धता अडानियों के साथ है, इसलिए गरीबों की बात कर ही नहीं सकते। यही कारण है कि यहाँ वो फेल हुए हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस का जो आया है घोषणा पत्र, उसके सामने तो कहीं टिकता ही नहीं, जहां तक जनता के नजरिए से घोषणा पत्र के आकलन करने की बात हम कहें। महिला, युवा, छात्र, हर कैटेगरी में आप देख सकते हैं बहुत पीछे है बीजेपी का घोषणा पत्र। जी, एक तरफ न्याय पत्र, दूसरी तरफ संकल्प पत्र। अब संकल्प भारी होता है न्याय पे या ज्ञान जिसको रखा गया है, और गरीब, युवा, आदिवासी और नारी की बात वहाँ हुई है, और इन सब के बीच इन शक्तियों की बात वहाँ कही गई है, और दूसरी तरफ न्याय की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई है। घोषणा पत्र की तुलना तो अब होगी, और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है प्रशांत टंडन जी कि इस बार पहली दफा देख रहा हूं कि घोषणा पत्र पर इतनी चर्चा हो रही है। कारण क्या हो सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र पहले आ जाने के कारण ऐसा हो रहा है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां का राग इतना आलापा, मुस्लिम लीग, मुगलई खाना, मुगल, मछली, मटन, क्या क्या नहीं कहा, ये मां से उनको इतना प्यार हो गया कि वो अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ होना चाहिए था उसको भूल गए। हालांकि आज दावे किए जा रहे थे राजनाथ सिंह की तरफ से कि देर रात तक तमाम व्यस्तताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक
मुद्दे को यहां देखा है, एक एक शब्द को देखा है, बहुत सारे दावे किए गए और इतनी जल्दी इतने सारे रिस्पॉन्स इनको मिल गए, ये तो बिल्कुल काबिले तारीफ है। लेकिन क्यों इतनी चर्चा घोषणा पत्र की, और क्या ये चुनाव इस बार घोषणा पत्र के इर्द गिर्द रहने वाला है? और अगर इर्द गिर्द रहने वाला है तो कौन सा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र भारी है या न्याय पत्र भारी है? इसका फैसला तो राजीव जी जनता करेगी कि भारी कौन पड़ा। लेकिन ये अच्छी बात है कि चुनाव घोषणा पत्र के इर्द गिर्द हो रहे हैं। ये भारत की लोकतंत्र की परिपक्वता है, क्योंकि जैसा हम लोग कई बार इस प्रोग्राम में चर्चा कर चुके, घोषणा पत्र महज औपचारिकता रह गए थे। अब घोषणा पत्र पे चर्चा होती है और इसका श्रेय भी कांग्रेस को देना चाहिए कि उन्होंने अपना घोषणा पत्र बहुत बढ़िया ढंग से जनता के करीब के मुद्दों को लेकर उठाया। अब रही बीजेपी के घोषणा पत्र की बात, देखिए घोषणा पत्र एक बड़ा गंभीर और गहन काम है और 13 दिन में इससे बेहतर घोषणा पत्र नहीं बन सकता था जो बीजेपी ने बनाया है। तो क्योंकि उनको अभी उन्होंने कमेटी बनाई थी और उसके इससे बेहतर काम जल्दी नहीं हो सकता था। दूसरा काम ये कि कल ही आप ही के प्रोग्राम में राजीव जी चर्चा हुई थी कि क्या क्या नहीं होगा इस घोषणा पत्र में। जी, तो आपने की थी, आपने ही की थी जी, जरा फिर से रिपीट कर दीजिए। अब तो बिल्कुल सामने है कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो कल आपके प्रोग्राम में चर्चा की थी मैंने कि इस घोषणा पत्र में किसानों का जो है एमएसपी का कानून की बात नहीं होगी। इस घोषणा पत्र में जातिवाद जनगणना की बात नहीं होगी। इस घोषणा पत्र में रोजगार की बात नहीं होगी। महंगाई को कम करने के बड़े स्थायी कोई कार्यक्रम की बात नहीं होगी। इस घोषणा पत्र में आरक्षण की जो लिमिट है 50%, उसको बढ़ाने की कोई बात नहीं होगी। 30 लाख जो खाली वैकेंसियां हैं उनको भरने की कोई बात नहीं होगी। इस तरीके की तमाम बातें कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी और आज आप देखिए कि उस घोषणा पत्र में वो सब कुछ नहीं है। किसानों की आय 2022 में दुगनी कर रहे थे, उसके बारे में कोई कमिटमेंट नहीं है। जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा, देखिए विपक्ष का घोषणा पत्र जो है वो तो चलिए एक वादा हो सकता है कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। ये सत्ताधारी पार्टी का घोषणा पत्र है, तो वो रिपोर्ट कार्ड के साथ देखा जाएगा कि पिछले 10 साल आपने क्या किया। जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि आपने 10 साल में क्या किया, कितनी नौकरियां दी। हमने 45 साल का सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी है। किसानों की इनकम घट गई है बढ़ने की जगह। किसानों के जो तमाम सारे किसान उपकरण और खाद और बीज लेते हैं उनमें जीएसटी देनी पड़ती है। उनको महंगाई की मार है। नौकरियों का बुरा हाल है। सबसे बड़ी बात राजीव जी की देखिए, अब भारत जहां पे है वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के मसलों से नहीं आगे जाना है इस देश को। अब बहुत सारे और मसले हैं, अधिकारों के मसले हैं, नागरिकता के मसले हैं, प्रेस की आज़ादी का मसला है, विचारों की आज़ादी के मसले हैं, डेमोक्रेसी को कैसे यहाँ से आगे ले जाए उसके मसले हैं। इस बीजेपी घोषणा पत्र में कोई फ्यूचर का कोई रोड मैप नहीं है। और जहां तक संविधान को बदलने की बात है राजीव जी, ये टेस्ट बलून है जो इधर उधर के नेताओं को कहा जाता है कि बोलो, उसमें प्रतिक्रिया क्या होगी। फिर मोदी जी एक दिन आके बयान दे देते हैं जिसपे प्रेम कुमार जी ने बहुत बढ़िया बात की कि अंबेडकर भी आ जाए तो भी संविधान को नहीं बदल सकते। अंबेडकर जी का, डॉक्टर अंबेडकर का आज जयंती है और उनका रेफरेंस बेबुनियाद, मतलब उसका कोई सर पैर नहीं है। क्यों लिया गया उनका रेफरेंस? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने संविधान के बारे में खुद बहुत कुछ बोला है। यहाँ तक बोला है कि संविधान बहुत खराब होगा अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग बहुत खराब होंगे। तो जी, संविधान सभा के आखिरी भाषण में उन्होंने ये बात कही थी। तो देश को जो फ्यूचर रोड मैप है, और ऐसा बीजेपी के मैनिफेस्टो को ले राजीव जी, आखिरी बात, बीजेपी के मैनिफेस्टो को ले अगर
तो ऐसी कौन सी बात है बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो इस संविधान से पूरी नहीं हो सकती? तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में मैनिफेस्टो के अलावा और भी कुछ है जिसको आप करवाना चाहते हैं। ये नियत का मामला है। क्यों ये बार बार बातें हो रही हैं? ऐसा कौन सी चीज है भारत के संविधान में नहीं हो सकती? आज चुनाव आयोग की निष्क्रियता पे बहुत सवाल खड़े होते हैं, उसकी निष्पक्षता पे बहुत सवाल खड़े होते हैं। भारत के संविधान में इस चुनाव आयोग को भी ठीक किया जा सकता है। जी, अभी तक चुनाव आयोग चल रहा था वो संविधान के हिसाब से चल रहा था। टीएन सेशन के आने के पहले भी चुनाव आयोग का ऐसे ही लगभग हाल था, तो वो भी इसी संविधान से चल रहा था। तो संविधान के अंदर अपने आप में बहुत स्कोप है, बहुत कुछ करने का। कांग्रेस के जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक बात कही गई, बहुत आमूलचूल परिवर्तन कि सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंच अलग की जाएंगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन मसलों की और एक अपील की। वो भी संविधान के अंतर्गत है। संविधान में तो बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। तो इनको नए संविधान की जरूरत क्या है? कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं नियत में कुछ खोट है, कुछ इस लोकतंत्र के अलावा कुछ और खुराफात दिमाग में चल रही है। और एक आखिरी बात राजीव जी, आज के मैनिफेस्टो के बाद से बीजेपी पार्टी जो है वो अब अस्तित्व पीछे चली गई है। नेपथ्य में जो आप देख रहे हैं वो बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। हर मैनिफेस्टो के हर सफे में नई पोशाक के साथ मोदी जी की तस्वीर है, अलग अलग पोशाकों के साथ मोदी जी की तस्वीर है हर सफे में। बात नई हो या नहीं हो, लेकिन पोशाक जरूर नई है। तो लगभग 50 तस्वीरें हैं उसमें, और इस पूरे मैनिफेस्टो में मोदी की गारंटी है। बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं है ये, उसका फ्रंट पेज भी, कवर भी यही कह रहा है। बिल्कुल। तो यानी बीजेपी अब एक अलग बिल्कुल मोड़ पे मुड़ गई है, जो एक व्यक्ति की पार्टी है। ये बीजेपी के लोगों को सोच रहा है, आरएसएस को सोच रहा है। अगर आपने गौर फरमाया हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे तो वो भाषण ऐसा लग रहा था कि लाल किले की प्राचीर से जो भाषण उन्होंने दिया था उसी को रिपीट कर रहे हैं। जयशंकर जी, आपके पास ही आना चाहता हूं पहले। और एक बात और भी, मोदी जी जब ये भाषण दे रहे थे, जब ये रिलीज कर रहे थे, उस समय उस भाषण में एक बात और दिखाई दे रही थी कि जितने वादे कर रहे थे इस संकल्प पत्र के जरिए, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ व्यापारी वर्ग को वो मदद करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी योजनाएं इसमें लाई जाएंगी, जो सब हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ये गोडाउन बनाएंगे तो ये कुछ और बनाएंगे। इस ढंग की जो बातें हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि चलिए अदानी साहब को और काम मिल जाएगा अगर इस संकल्प पत्र को सामने रख दिया जाए तो। खैर, जो भी रहे, लेकिन बातें, चूंकि अदानी साहब का नाम इसलिए ले रहा हूं, राहुल गांधी नाम लेते रहते हैं और उसका रिफ्लेक्शन यहां दिखाई दे रहा था, इसलिए इस संकल्प पत्र से वो साफ दिखाई देता है। लेकिन संकल्प पत्र क्या न्याय पत्र पर, कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र पर भारी है? ये एक सवाल उठता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या यहां से जनता के सामने ये जो कागजों में लिखी हुई बातें हैं उसका असर पड़ता हुआ दिखाई देता है? क्या राहुल गांधी ने जो दावे किए कि मेरा या कांग्रेस पार्टी का जो ये घोषणा पत्र है या न्याय पत्र, ये उन्हीं सड़कों से और लोगों से मिलके बनाया गया है, हमने यहाँ सिर्फ ड्राफ्ट किया है, बाकी सब कुछ तो जनता ने दे दिया है? और क्या इसे जन जन तक पहुंचाना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत आसान है? और यहां पर कहीं ना कहीं मात खाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है अपने संकल्प पत्र के जरिए, क्योंकि इस संकल्प पत्र में जितनी भी बातें हैं वो बातें आज की नहीं, बहुत आगे की बताई गई हैं। एक अलग भारत निर्माण की बात है, ये कहते हुए बहुत ऐसी बातें जो हवा हवाई दिखाई देती हैं। संकल्प पत्र, घोषणा पत्र की, संकल्प पत्र और न्याय पत्र की चर्चा खूब होती रहेगी, लेकिन यहां से चुनाव को किस दिशा में जाते हुए देखा जाए? क्या इन दोनों के जरिए ये चुनाव जो है वो इन दोनों पार्टियों में से किसी की गिरफ्त में आता हुआ दिखाई देता है?
बहुत सारे सवाल यहां उठते हैं। आइए जरा जयशंकर जी आपसे समझना चाहता हूं। नहीं राजीव जी, मोदी जी सपनों के सौदागर हैं। अब ये सपने कब जुमले बदल जाते हैं इसकी गारंटी वो नहीं ले सकते हैं, न कभी लेते हैं वो। देखिए हमारे मित्रों ने जैसा कहा, अब आप सरकार चला रहे हैं, 10 साल से सरकार चला रहे हैं, तो कायदे की बात तो ये होती कि आप 2014 का और 2019 का संकल्प पत्र लेकर के बैठते और कहते कि भाई देखो हमने ये बातें कही थी, इसमें ये बातें हमने पूरी कर दी है, और उसमें से जो बची है उसको अब हम अगर फिर सत्ता में आएंगे, हालांकि वो तो दावा करते हैं कि आएंगे ही आएंगे, तो अगर फिर सत्ता में आएंगे तो उसको पूरा करेंगे, ये बात कहते आप। लेकिन चूंकि जेब में कुछ है नहीं, जैसा हमारे मित्र ने कहा, दिन में मैंने भी यही बात कही थी कि देखिए चुनाव घोषणा पत्र में 2 तरह की बातें होती हैं भाजपा के खास तौर से। एक है जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का, जिसमें उससे सारे मुद्दे होते हैं, जो आरएसएस का एजेंडा है, उसको आप लगातार बोलते आ रहे हैं जी। उसमें से बहुत सारे आपके जो वायदे थे उसको आपने पूरा किया है, जैसे 370 को हटाया है, 3 तलाक खत्म कर दिया है। अब एक बार इस बार फिर आपने कहा कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। एक जो नई बात आई है वो इस घोषणा पत्र में कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अब ये भी देखिए मस्खरापन, देखिए पहले ये लोग कहते थे कॉमन सिविल कोड, अब उसको बदल करके कर दिया इन्होंने कि नहीं अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसी का जो उत्तराखंड में ड्राफ्ट वगैरह तैयार हुआ है जी। तो एक तो ये है, उसके अलावे और मंदिर है। अब मंदिर बना तो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर, और मंदिर का शिलान्यास करवाया था राजीव गांधी ने, कांग्रेस के जमाने में ताला खुलवाया था राजीव गांधी ने। लेकिन ये बार बार इतना झूठ बोलते हैं, चूंकि मीडिया इनके साथ है, गोदी मीडिया इनके साथ है, लगते हैं कि साहब ये तो रोकवाने में लगे थे, मंदिर बनने से रोक रहे थे, अदालतों में जा रहे थे, अदालतों में अड़ंगेबाजी कर रहे थे। भाई अगर इतिहास नहीं पता तो एक बार फिर से इतिहास पढ़ लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन खैर वो हमारा अभी विषय नहीं है। अभी मैं ये कह रहा था, इस तरह के जो 4-5 मुद्दे हैं इसको तो आपने कर दिया साहब, ठीक है, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? 370 हट गया, उससे आम हिंदुस्तानी को क्या फायदा हुआ? आम हिंदुस्तानी की बात छोड़ दीजिए, आप तो कहते थे ना कि भाई यहां से लोग जाएंगे वहां बसेंगे और मुख्यधारा में आएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। आप कश्मीरी पंडित एक का नाम बता दीजिए जिसको आपने वहां बताया हो 370 हटाने के बाद। अभी इतनी हालत भी नहीं बन पाई कि वहां विधानसभा का चुनाव करा सके आप, लगातार टलते जा रहे हैं। तो एक है 3 तलाक हट गया, 3 तलाक हटने से आम लोगों को क्या मिला क्या नहीं मिला इसके बारे में कोई बात नहीं है। असल बात जो है, दूसरा मुद्दा जो है वो जनहित का है, जनहित का है, जन समस्याओं का है। उसके बारे में जैसे शुरू में आपने कहा, ये बड़ा बढ़िया जुमला आपने चलाया था कि साहब वो विदेशों में जो काला धन है कितने लाख करोड़ रुपए है, क्या है सब। अच्छा, इशारा ये होता था कि साहब वो गांधी नेहरू परिवार का होगा या इनके लोगों का होगा, लालू यादव का होगा, फलाना का होगा, इस तरह की बातें चल रही थी जी। तो आपको आज बताना चाहिए था कि हाँ साहब 10 साल में हमने इतना काला धन इन देशों से लाया और इसमें इन लोगों का है। लेकिन वो आपने बता रहा, आपने उस समय कहा कि साहब काला धन वापस आ जाएगा तो इतना पैसा आ जाएगा कि उसमें से जो टैक्स पेयर्स है उनका तो टैक्स ऐसा ही माफ हो जाएगा और 15-15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच जाएंगे। चलो उनसे थोड़ा ज्यादा ईमानदार अमित शाह जी थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो चुनावी जुमला था, चुनाव के समय इस तरह के जुमले उछालते रहते हैं। तो एक बार पहले ही आज ही अमित शाह जी को बता देना चाहिए था कि साहब इसमें से इतनी बातें जुमला है और इतनी बातें जिसपे हमारा कोई कमिटमेंट है, वो भी आपने नहीं बताया। उसी में आपने कहा था, जो पहला हमको जहां तक याद है जो कृषि से जुड़ा हुआ था, जो पहला संकल्प था किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। अब जब किसान अपनी एमएसपी मांग रहा है तो उसको उसकी कीमत दुगनी के बजाय, उसकी आमदनी दुगनी करने के बजाय उस पर आप आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं, उसको आप लाठियों से पिटवा रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं जी, तरह तरह से प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। तो एक ये हो गया। फिर जैसे आपने कहा व्यापारियों के बारे में, उन्होंने कहा था कि जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको पेंशन देंगे।
किसी एक दुकानदार का नाम बता दीजिए जिसको आपने पेंशन दिया हो अभी तक। तो आज कुछ लाभार्थियों को ला के खड़ा कर रहे थे कि साहब देखिए जी। इनको ये मिला, देखिए उनको वो मिला। अच्छी बात है, उनकी एक लाभार्थी ये है, एक जनाधार तैयार किया है उन्होंने अपने ढंग का। तो उसी में से आप ये बताते हैं कि भाई देखिए ये दुकानदार हैं, फला जगह के हैं, इनको पेंशन मिलनी शुरू हो गई है, तो वो आपने नहीं बताया। इस तरह की तमाम बातें। अब जैसे सीनियर सिटीजन के लिए अभी बात हो रही थी, किसी ने कहा कि आप 70 साल से ऊपर के लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ेंगे। अब आयुष्मान भारत योजना क्या है अभी तक तो किसी को समझ में आया नहीं। कोई हमसे आज तक तो मिला नहीं जिसने कहा कि भैया 5 लाख रुपए का इलाज हमारा मुफ्त हो गया, हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, ऐसा तो नहीं मिला है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को जो रेलवे में रियायत मिलती थी, जिसके चलते जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे, कभी कुछ तीर्थ करने के लिए आते थे, कभी अपने बच्चों से मिलने चले आते थे, कभी कुछ हो जाता था, उनको 50% रियायत जो मिलती थी टिकटों में, उसको आपने छीन लिया, हड़प लिया। कुल मिला के 5-6 हजार करोड़ का मामला होगा पूरे इसका पीरियड का, लेकिन कोरोना के नाम पे आपने उसको छीन लिया। तो सीनियर सिटीजन के साथ आपने ये किया है। इस तरह से लगातार ऐसी ऐसी बातें हैं, मतलब अगर आप गिनना शुरू कर दें तो एक एक मुद्दे पर आ सकता है। लेकिन असल बात वही है, अभी दिक्कत क्या है राजीव जी, कि इनके पास इनको समझ में आ नहीं रहा है कि हम कौन सा मुद्दा ऐसा उछालें, कौन सी ऐसी बातें करें, कौन सा ऐसी घोषणा करें या संकल्प जाहिर करें जिससे 2014 और 2019 का मतदाता हमारे साथ लौट के आ जाए। जी, लंबी चौड़ी हाँकने की बातें तो छोड़ दीजिए, 400 पार होगा। अभी तो पता लगा आज अगर चुनाव हो जाए जो आज के माहौल में, तो 250 पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। यही बात मैं बार बार कहता हूं, 2019 में भी ऐसा ही था। अगर पुलवामा नहीं होता, अगर बालाकोट नहीं होता, अब उसके होने पर भी संदेह होता ही है बार बार कि भाई ये क्या चुनावी मकसद था उसके पीछे, कोई मिलीभगत थी उसके पीछे, आज तक उसकी जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई सामने। लेकिन अगर वो नहीं होता तो 250 से ऊपर का आंकड़ा आपका नहीं पहुंचने वाला था। तो इसलिए इनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, लगातार इनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। दूसरी बात यह है कि जो कनफुकवा तंत्र है उसके जरिए तो ये कह रहे हैं कि साहब संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। हालांकि संविधान बदले बिना ही सारे काम तो अपना लगभग कर चुके हैं। जो इनका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, आज घोषित सेंसरशिप नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी के सारे प्रावधान किसी न किसी बहाने लागू हो रहे हैं। मीडिया पर लागू है, मीडिया पर सेंसरशिप लागू है। अगर आप उनकी भाषा नहीं बोलते हैं तो आपको दरकिनार कर दिया जाएगा, आपको किनारे नेपथ में डाल दिया जाएगा, आपकी आवाज दबा दी जाएगी। ये सारी बातें तो हो रही हैं। तो अब असल में अब देखिए, अभी 2-4 दिन पहले दिल्ली के एक सांसद मनोज तिवारी, जिनका अकेले हैं, जिनका टिकट नहीं कटा है इस बार, उनके साथ किसी चैनल पर हम लोग बात कर रहे थे। तो उनसे पूछा कि साहब संविधान से क्या सेकुलर शब्द हटना चाहिए? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हटना चाहिए। तो इस तरह की बातें, देखिए मोदी जी कहते हैं कि अंबेडकर जी भी आ जाएंगे तो आज बदल नहीं पाएंगे। चोर से कहते हैं तुम चोरी करो, मनोज तिवारी से कहा जाता है कि तुम ये बोलो, अनंत हेगड़े से कहा था तुम ये बोलो, तेजस्वी सूर्या से कहा था तुम ये बोलो, इधर लल्लू सिंह से कहा जाता है तुम ये बोलो, और दूसरी तरफ हमारी बात आएगी तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता, संविधान कैसे बदलेंगे। तो ये मतलब कहीं ना कहीं एक मन में खुराफात है। लेकिन दूसरा यह भी है कि कोई भरोसा नहीं बन पा रहा है। इनके अंदर के लोग भी वो बताते हैं कि भाई मुश्किल हो रही है, गिनने में मुश्किल हो रही है, सीटें कितनी मिलेंगी कितनी नहीं मिलेंगी। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी या कांग्रेस का जो न्याय पत्र है उसने लोगों में हलचल मचाई है, ये बात सही है। अच्छा, चूंकि उनकी राजस्थान की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे कर्नाटका की सरकार हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की सरकार हो, इन सरकारों ने कहीं ना कहीं जो बातें कही थी, जो वायदे किए गए थे, उसमें से बहुतों को पूरा किया और बहुत पूरा करने की प्रक्रिया में है, और वो कहते हैं कि हम पूरा करेंगे। तो एक तो भरोसा उस पर लोगों का टिका है। दूसरा ये कि जो सोशल जस्टिस वाली बात जो छेड़ दी है राहुल गांधी ने, अब भाजपा उसको न निगल पा रही है न उगल पा रही है। बिहार में उनको लोग कहते हैं कि साहब हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं, ठीक है, जब नीतीश कुमार उनके साथ थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जो संकल्प पत्र जारी किया है कल, उसमें नहीं है, उसमें तो उसका कोई जिक्र ही नहीं है, सोशल जस्टिस का जिक्र नहीं है। और बिहार में आप देखिए जो भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट देखिएगा तो उसमें जो है सोशल जस्टिस कहीं दिखता ही नहीं है। सारा अधिकतम जो टिकट सवर्ण समाज के लोगों को दिया हुआ है। तो इस सब के चलते जो एक इनके साथ जो जुड़ा था, मतलब एक जो इनका जो सोशल केमिस्ट्री थी या सोशल इंजीनियरिंग थी कि साहब यादव को छोड़ करके अन्य पिछड़ी जातियां और जाटों चमारों को छोड़ करके अन्य अनुसूचित जातियां, ये बीजेपी के साथ लामबंद हो गई थी।
अब उनको लग रहा है कि नहीं भैया ये तो हमारे खिलाफ है। ये तो हम लोग इस बात को लगातार विभिन्न मंचों से कहते रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं से इनका मन मस्तिष्क जो है, उनकी नीतियां, मनवादी सोच है इनका जो है, वो सोच दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। और अब वो एक मूर्त रूप में, व्यवहारिक रूप में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए वो उस समाज के लोग भी धीरे धीरे इनसे कटते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं लग रहा है, मतलब कि अगर इसी तरह से चलता रहा, कोई बड़ी बात नहीं हो गई, जो जिसकी आप कभी भी मतलब उसके इनकार नहीं कर सकते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया इतनी लंबी है, तो उस लंबी प्रक्रिया में कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन अगर कुछ अनहोनी नहीं होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इंडिया अलायंस है वो आज की तारीख में बहुत अच्छी बढ़त लेकर के चल रहा है। और एनडीए अलायंस जो है, एनडीए अलायंस तो समझ ही रहे होंगे आप, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडी, जी। तो उनकी हालत पतली है। और जहां जहां जिन राज्यों में उनकी जो बढ़त थी, जहां चरम पर थे, वहीं से उनकी घटत हो रही है और कोई नई जगह ऐसी दिखाई नहीं दे रही है जहां से उनको कोई बढ़त हासिल हो सके। तो इसलिए अभी तो लगे हुए हैं कि कौन सा ऐसा मुद्दा हो जाए, क्योंकि अब कॉमन सिविल कोड और ये सब सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण, इस सब बातों से कोई बहुत ज्यादा फर्क लोगों की सेहत पे पड़ने वाला नहीं है। लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई महंगाई की बात बताओ, बेरोजगारी की बात बताओ, नौकरियों की बात बताओ। जो 30 लाख नौकरियां, राहुल गांधी इस बात को जो छेड़ चुके हैं, वो बड़ी लोगों में अपील कर रही है कि भाई नए रोजगार को देने की बात छोड़िए, जो रिक्तियां हैं, 30 लाख रिक्तियां हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही, वो कब होगी? जी बिल्कुल, वो अपील कर रही है युवाओं को, खासतौर से वो अपील कर रही है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, अगले चरण में बात होगी, हम जी बिल्कुल बिल्कुल आता हूं, अगले चरण में आता हूं। आप विरोध का सामना कर रहे हैं गुजरात में, अगर आप विरोध का सामना कर रहे हैं, और यूपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत गढ़ में विरोध का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब ये जनता का जो रुझान है वो बयां हो रहा है। राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता का जो रुझान है। मुकेश कुमार सिंह साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही क्या मुकेश? आपकी आवाज तो मुझे लगातार मिली है। जी जी मुकेश जी, बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे आपकी आवाज का। जरा आपसे भी समझूं, यहां पर अब जबकि चुनाव ओपन हो चुका है, आज 14 तारीख बीत रही है और अब मात्र 4 दिनों के बाद 5वें दिन चुनाव है, पहले फेज का चुनाव है। कहां किस दिशा में जाता हुआ ये चुनाव, ओपन चुनाव कैसा दिख रहा है आपको? बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं, उस आधार पे भी आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये चुनाव 2019 के हिसाब से उसी ढंग से दिखाई देता है? क्या ये चुनाव 2014 के ढंग से दिखता है, या ये चुनाव 2004 के ढंग से दिखता है? बहुत खूबसूरत बात पूछी आपने। एक लाइन में कहूं तो मुझे 2004 जैसा दिखता है। मुझे साफ दिखता है कि 2004 में जो शगुफा छोड़ा गया था इंडिया शाइनिंग का, अभी जो शगुफा छोड़ा गया है 2047 में विकसित राज्य बनाने का और मोदी की गारंटी का, इन सब में आपस में एक जैसी समानता मुझे नजर आती है। मैं इस बात से कन्विंस हूं कि बीजेपी इस बार जो चुनाव लड़ रही है वो बहुत कमजोर पिच पे लड़ रही है, और उसकी बहुत सारी बातें हम लोगों ने यहाँ की और आपके इस चैनल पे तो तकरीबन रोजाना ही हो रही है। पर उसके अलावा साफ साफ जो चीजें दिख रही हैं, हम समझते हैं कि उनकी बात होनी चाहिए। जैसे आज आपकी इस बुलेटिन में एक चीज पे थोड़ा सा रोशनी डाली कि बीजेपी के कुछ नेता प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी कि संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा और यहाँ तक कि अम्बेडकर भी आ जाए तो नहीं होगा, उन्होंने ये हिम्मत क्यों दिखाई या वो क्यों दिखा रहे हैं, उसके बारे में बात यहाँ हुई है जी। लेकिन मैं उससे आगे बढ़ के एक बात पूछता हूं कि क्यों प्रधानमंत्री की बात को उन्हीं के दूसरे लोग, उन्हीं की पार्टी के दूसरे महत्वपूर्ण नेता तरजीह नहीं दे रहे या समझना नहीं चाहते? ये भी पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कई मोर्चों पर हुआ है कि प्रधानमंत्री अलग ढपली बजा रहे हैं और जो है वो उनकी पार्टी के दूसरे नेता दूसरी बातें कहते रहे हैं। यहां से बढ़ के मैं एक बात और पूछता हूं, है क्या कोई आज इस देश में हमें ये बताने और समझाने वाला कि नया संविधान जो भी आप बनाना चाहते हैं, संविधान में जो भी रद्दोबदल करना चाहते हैं, उसमें करेंगे क्या? ये बात क्यों नहीं खड़ी होनी चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, आपके पास कौन सी डिजाइन है, क्या प्रारूप है?
आप कैसा संविधान बनाना चाहते हैं, या मौजूदा संविधान में कौन कौन सी चीजें ऐसी जिनको निकाल के फेंकना चाहते हैं और कौन सी चीजें ऐसी जिनको जोड़ना चाहते हैं। ये बात जानने का देश की जनता को बहुत ज्यादा हक है, और इस बात को जानबूझ के इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि पूरी की पूरी बीजेपी की स्ट्रेटजी है जनता को घुमाओ जलेबी की तरह से। इनको लगता है कि इनका यही काट की हांडी एक बार फिर चढ़ेगी। माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। रही बात इसकी कि इनका मैनिफेस्टो देखिए, इनके मैनिफेस्टो की जो सबसे खास बात, मैं एक लाइन में अगर उसे समअप करना चाहूं तो मेरे मुंह से यही निकलता है, मेरे अंदर से यही आवाज आती है। बहुत साल मैंने बीजेपी कवर किया है, बहुत साल, और वो ये है कि इनको मालूम है कि मैनिफेस्टो चुनाव जीत ही नहीं सकते। इनके लिए मैनिफेस्टो एक सिवाय खाना पूर्ति का और कुछ नहीं। ये बौद्धिक रूप से दिवालिया लोगों की जमात है। इनके पास नया थॉट, नया विजन, नई सोच है ही नहीं। जिसकी बात यहां हुई आज की, अगर आपने 10 साल शासन किया है तो आप एक तरफ ये बता सकते हैं कि साहब इन सब मामलों में हमारी ये प्रगति रही, जो बची हुई चीजें हैं उनके मामले में हमारे पास ये रणनीति है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हवाबाजी की बातें, आप किसानों के बारे में जो कह रहे हैं वो बातें हैं ही नहीं जो किसानों को प्रभावित कर सके या वो सुनना चाहे, या जिस तकलीफ से किसान पीड़ित और प्रभावित है। एक बार भी आपके मुंह से निकला क्या कि हमने कहा था 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी कर देंगे? माफ कीजिएगा साहब, दुगनी नहीं कर पाए। अभी तक जो है वो 1.25 गुनी कर पाए, 1.5 गुनी कर पाए, और बाकी अब करेंगे। कहीं आपके पास वो जवाब ही नहीं है? क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आपकी मंशा साफ नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए आप सीधी सपाट बात को कहने से हमेशा बचते हैं। ले आइए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड, किसने रोक दिया? अभी 370 आपने हटा लिया, क्या भला कर दिया जम्मू कश्मीर का या देश के दूसरे लोगों का? ये अजीबो गरीब ढंग से मुंगेरी लाल के सपने में जीने वाली जमात है। इत्तेफाक की बात है कि इनको इनकी बातों की लफाजी में आकर के देश ने इनको 10 साल का मौका दिया। 10 साल के मौके में अब देश की जनता इस बात को अच्छे तरह से समझ रही है, और क्यों नहीं समझ रही? हम लोगों के पास कोई ऐसा आधार नहीं है मानने का कि जनता नहीं समझ रही होगी। आखिर तो ये अपने सबसे अच्छे दौर में भी ये 38-40% से ऊपर वोट नहीं लाए थे, यानी 60% लोग ऐसे थे ना इस देश के, जिन्होंने ये पाया कि नहीं साहब हम अपना वोट बीजेपी को नहीं देंगे। ठीक है, वो वोट एक जगह नहीं पड़ा और वापस ये सत्ता में आए, लेकिन ऐसी कौन सी चीज बदल गई है इनके पक्ष में आ गई है भाई? मैं आज पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जिन्होंने 2019 में जो अपने पीक पे बीजेपी गई है, जिन्होंने 2019 में बीजेपी को वोट नहीं दिया था, क्या वो लोग इस बार 2024 में बीजेपी को वोट देना चाह रहे होंगे? और अगर होंगे तो उनका क्या प्रपोर्शन होगा? तो क्या ये होने वाला है कि जिन लोगों ने बीजेपी को 2019 में वोट दिया था उनका ही प्रपोर्शन कुछ कम होगा, जिसे हम लोग आम चुनावी भाषा में कहते हैं स्विंग होना? तो अगर स्विंग होगा, और स्विंग क्यों नहीं होगा? कोई चुनाव ऐसा स्टैटिक होता ही नहीं कि साहब एग्जैक्टली पिछला चुनाव जैसे हुआ था वैसे ही अगला चुनाव होगा, ये संभव ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जो तब्दीलियां होंगी इस चुनाव के नतीजे के रूप में, जो तब्दीलियां इस देश के सामने आएंगी, वो तब्दीलियां किन चीजों की आएंगी? अगर वो जनता को ये लगता है कि सरकार ने अपने वादे इरादे पूरे किए हैं, इसका आप देखिए, क्या जनता कहीं से भी, कोई भी व्यक्ति जो बीजेपी का प्रशंसक भी होगा, क्या वो कह सकता है कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को लेकर के जो लाठियां भाज रहे हैं उसमें वाकई में सच है, नैतिकता है, ट्रांसपेरेंसी है? क्या वाकई में इस देश में जिस तरीके से आप अपने अपोजिशन लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने वॉशिंग मशीन बना रखी है, चला रखी है अपने यहाँ भ्रष्टाचारियों को लेकर के, कोई कैसे मान लेगा कि आप भ्रष्टाचार के प्रति बड़े ही संजीदा है? कैसे मान लेगा? मैं मान लूंगा, अगर मैं बीजेपी का वोटर भी हूं, मैं बीजेपी का सिंपैथाइजर भी हूं, मैं किसी भी रीजन से मोदी को पसंद करता हूं, तो भी क्या मैं मोदी के झूठ और सच को डिफरेंशिएट करने की क्षमता नहीं रखता हूं? ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। लिहाजा ये कुल मिलाकर के इनकी स्थिति आप बताइए ना। भ्रष्टाचार के मामले में कह रहे हैं, क्या इन्होंने एक बार भी बताया? क्या बोला इन्होंने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के? इधर उधर चैनल में इंटरव्यू दिए, उसमें क्या कहा है? सिर्फ यही कहा है ना, हमारी नीतियों की वजह से हमने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से लोगों को पता चल गया कि क्या चुनावी चंदा मिला। अरे आपने जो पॉलिसी बनाई थी, वो पॉलिसी कैसे भ्रष्टाचार के गर्त में डूबी हुई थी, इस बात का खुलासा हो चुका है। आपने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें आप ये कहीं नहीं चाहते थे कि चंदे का खुलासा हो। आपने तो सारी की सारी पॉलिसी बनाई थी गोपनीयता के लिए, और वो गोपनीयता जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है। ये इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती कि आप एक कानून बनाएं
आप एक तरीका अपनाए किसी काम को करने का और उसको सुप्रीम कोर्ट ये कह दे तो आगे चल करके आप नया संविधान बनाइए, कहिएगा सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी तरीके का लेजिस्लेटिव रिव्यू का कोई अधिकार नहीं होगा, बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह दीजिए जो हमने कानून बना दिया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही नहीं है साहब कि वो उस कानून को जांच करके देख सके, एग्जामिन कर सके। अगर आप इस तरह की ऑटोक्रेसी वाला देश बनाना चाहते हैं, वाह, बताइए लोगों को कि हम सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके से टांग हाथ काट देंगे, न्यायपालिका को इस तरीके से। क्या चाहते हैं भाई आप? अगर आप वाकई में भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो आपको डंके की चोट पे कहना चाहिए कि साहब हम एक एक बात की इलेक्ट्रल बॉन्ड में जितनी चीजें आई हैं, इन चीजों को मैं ट्रांसपेरेंसी से जांच करवाऊंगा, मैं दिखवाऊंगा कि साहब कहां कहां गड़बड़ियां हुई हैं। हो सकता है मैं अंधेरे में रहा हूं, मेरे अंधेरे में रहने की वजह से हो सकता है बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हों, लेकिन मैं दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। है क्या आपने ये साहस? ये राजनीतिक साहस चाहिए, नहीं है आपके पास। इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी मंशा ठीक नहीं जी। मंशा सबके समझ में आती है। हम 6 लोग यहां बैठे हैं राजीव जी, आप जरा सोच के देखिए, हम जिस तरह की भी बातें बोलेंगे, क्या हमारे ऑडियंस को हमारी मंशा समझ में नहीं आ रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी। अगर हमारी बातों में उन्हें झूठ, बेईमानी, मक्कारी दिखेगी तो जनता हमें क्यों सुनना चाहेगी? संभव ही नहीं। बिल्कुल। इसीलिए अगर बीजेपी की बातों में, इनके राजनेताओं की बातों में हवाइयां उड़ी हुई हैं, प्रधानमंत्री को आप देखिए, प्रधानमंत्री के स्तर का व्यक्ति जिसको इस देश में एक परंपरा थी सैक्रोसेंट मानने की, पवित्र मानने की, उस परंपरा को इन्होंने 10 साल में कहां पहुंचा दिया सिवाय लफाजी करने के। बहुत बढ़िया चुटकी ली प्रियंका गांधी ने आज, और प्रियंका गांधी ने जितनी बातें आज कही हैं वो 10 साल से घूम रही है सोशल मीडिया में। अरे भाई, कोई जरूरी है कि आपको सब कुछ मालूम हो, आप सब कुछ आता हो, आप सब चीजों को बयान देंगे, कुछ भी बोल देंगे? कभी ये सोचेंगे ही नहीं कि जिस पद पे आप बैठे हो उस पद की गरिमा आपको अंड बंड बोलने से मना करती है, नहीं बोलना चाहिए आपको। क्या तमाशा है? और आप उस तरह की चीजें करके सोच रहे हैं नहीं, जनता को बड़ा मजा आ रहा है। तो फिर तो जनता को मजा आ रहा है बंदर बंदरिया के नाच देखने में। और अगर वही देखना चाहती है तो बहुत बढ़िया देखे। ले आप सोचिए कि आप कह रहे हो कि यार 25 करोड़ लोगों के हमने जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, गरीबी दूर कर दी। कौन सी भैया वो गरीबी दूर कर दी जिसका पैमाना आपने खुद बना लिया? टीवी अगर आपके पास है तो आप गरीब नहीं है, आपके पास मोटरसाइकिल है आप गरीब नहीं है, आपके पास मोबाइल है आप गरीब नहीं है, आपके पास टॉयलेट है आप गरीब नहीं है। एक नया पैमाना आपने खड़ा कर दिया। 80 करोड़ लोग, आप ही कह रहे हो भाई 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो राशन दे रहा हूं, क्यों उनको आपने भिखारी बना के रखा हुआ है? नहीं, अगले आपकी 5 नीति साल ऐसी क्यों नहीं है कि अगले 5 साल और देंगे? जी हाँ, अगले 5 साल देंगे, इस संकल्प पत्र में है। आपकी नीतियां ऐसी क्यों नहीं है? उसमें ये नहीं कि गरीबी रेखा से बाहर करेंगे, उसमें है कि हम फिर देंगे। मतलब आप रहिए खाते। आपको मालूम है ना कि इनको हम ऐसे ही रखेंगे। कहीं ना कहीं आपके अचेतन में ये बात है कि इनको हम ऐसे ही रखेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला, इनका कोई भला उद्धार नहीं होने वाला। जी क्यों भाई? आप उन लोगों की आमदनी को ऐसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि वो आपकी इस खैरात पे न जिए। ये उनके आत्मसम्मान का मामला है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं साहब आपने जो है साल के 6,000 रुपए 500 रुपए किसान की झोली में डाल दिया, वो बड़ा धनवान बड़ा संपन्न हो गया, आमदनी उसकी दुगनी हो गई है, 500 रुपए की आज क्या औकात रह गई? क्या किससे छिपा हुआ है? क्या अमीर नहीं जानता, गरीब नहीं जानता, कौन नहीं जानता? जी मुकेश जी। तो अगर आप इस तरह की जो ड्रेसिंग वाली पॉलिसीज आपकी हैं, उसके बाद भी जनता अगर आपको पसंद करती है तो लानत मनानत है। जनता फिर समझ ही नहीं रही है देश में डेमोक्रेसी होनी क्या चाहिए और होती क्यों है। अभी तो बाकी मुझे बहुत अफसोस है ये 4 जोन आने दीजिए, 4 जोन आने दीजिए मुकेश जी। अभी जनता को लानत कीजिए, है ना? वोटर्स बहुत समझदार हैं, अभी रहने दीजिए। अभी सियासी मैदान में जो लोग खेल रहे हैं उन खिलाड़ियों पे ध्यान रखिए। बाकी हम भी हैं। जरा रोकना चाहूंगा आपको, कुछ चीजें लाना चाहता हूं, 2-3 चीजें लाना चाहता हूं। एक अखबार की कतरन लाना चाहता हूं। भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी आज, उसी संकल्प पत्र सहारा अखबार में एक खबर छपी है, बहुत मजेदार खबर है। उस खबर को आपके सामने रखना चाहता हूं। बरेली की खबर है, उत्तर प्रदेश की। जरा उसको स्क्रीन पे ले आइए। बहुत मजेदार है, बहुत कुछ आप लोग देखते रहे हैं, ऐसी खबरें देखते रहे हैं, लेकिन इस खबर में क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए। एनकाउंटर को तलाश रही थी पुलिस, भाजपा में शामिल। पुलिस जो है एनकाउंटर के लिए तलाश, NSA लगा हुआ है, लेकिन ये साहब भाजपा में शामिल हो गए।
धुल गए। आज ही भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, इसलिए इस तस्वीर को, अखबार की इस कतरन को आप तक इसीलिए लेके आया कि ये भाजपा है। एनकाउंटर को तलाश रही थी पुलिस, लेकिन भाजपा में शामिल हो गए। अब दो ट्वीट आपके सामने लाना चाहता हूं, एक राहुल गांधी का ट्वीट और एक अखिलेश यादव का ट्वीट। पहले राहुल गांधी के ट्वीट को लेके आइए। राहुल गांधी लिख रहे हैं, मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। भाजपा के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से दो शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती। इंडिया का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला, अब वो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएगा। एक ये राहुल गांधी का है। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया की ही बात उधर अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव को देखिए, जनता ने जब अपने सुनहरे भविष्य को विकल्प के रूप में चुनते हुए इंडिया गठबंधन को जिताने व भाजपा को हराने का संकल्प ले ही लिया है। ऐसे में भाजपा का संकल्प पत्र किसी काम का नहीं। झूठ और जुमले जिनकी पहचान बन गए हों, जनता न उनके संकल्प पत्र पर विश्वास कर रही है, न भविष्य की गारंटी पर। जिन्होंने अपने वादे पिछले 10 सालों के राज में पूरे नहीं किए, वो भला भविष्य की गारंटी देने की बात कैसे कह सकते हैं। भाजपा में हिम्मत है तो 2014 और 2019 का अपना मैनिफेस्टो निकाल कर हिसाब दे कि उन्होंने अपना कौन सा वादा पूरा किया। भाजपा का संकल्प पत्र ब्रह्मांड में झूठ का रिकॉर्ड तोड़ने वाले जुमलों का दस्तावेज भर है। नहीं चाहिए भाजपा हैशटैग, ये लिख रहे हैं अखिलेश यादव। ब्रह्मांड में झूठ का रिकॉर्ड तोड़ने वाले जुमलों का दस्तावेज। तो ये 3 चीजें आपके सामने रख रहा था। अब जरा हमारे तमाम साथियों को ले आइए स्क्रीन पे। ये 3, एक राहुल गांधी, एक तेजस्वी यादव के ट्वीट को भी देख लेते हैं। तेजस्वी यादव के ट्वीट को भी देख लीजिए, फिर आते हैं। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं, बीजेपी के घोषणा पत्र में कहीं भी नौकरी और रोजगार का जिक्र नहीं है, ना ही महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी को हटाने अथवा कम करने का जिक्र है। बीजेपी के घोषणा पत्र में देश के 60% युवाओं, 80% किसानों और देश के लगभग 6,40,000 से अधिक गांवों के लिए कुछ भी नहीं है। पिछड़े और गरीब राज्यों के विकास एवं उत्थान के लिए भी इनमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। जिन राज्यों से लोकसभा के सबसे अधिक सांसद आते हैं, उन राज्यों के विकास के लिए कुछ भी नहीं है। ये अपने मैनिफेस्टो में नौकरी, रोजगार, युवा, किसान, जवान और गांव को पूर्णतः भूल गए हैं। तेजस्वी यादव का ये ट्वीट है। ये 3 ट्वीट, तीनों युवा नेताओं के ट्वीट आपके सामने रखा और उसके साथ साथ एक अखबार की कतरन भी आप लोगों के बीच है। और अब फिर से ओपन करता हूं और जरा प्रशांत टंडन जी के पास आता हूं, फिर आऊँगा मुकेश जी, समय रहा तो आपके पास भी आता हूं, बिल्कुल आऊँगा। क्लोजिंग कमेंट आप ही से लूँगा। बहुत मेहनत की आज आपने, इसलिए भी आप बने रहे, जुड़े रहे, इसलिए भी आपके पास आऊँगा दोबारा। प्रशांत जी। राजीव जी, पहले जो वो खबर जो आपने दिखाई सहारा की, राष्ट्रीय सहारा की, वो अभी तक हम देख रहे थे कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा से बचने के लिए लोग जा रहे थे वॉशिंग मशीन में। ये वॉशिंग मशीन का बिल्कुल नया फीचर आया सामने, इसलिए दिखा रहा था कि इनकाउंटर से बचने के लिए भी जा सकते हैं जी। ये एकदम नया फीचर है वॉशिंग मशीन का। और वापस मुद्दों पर आते हैं कि देखिए राजीव जी, बहुत एक गंभीर बात है जो पूरी चर्चा हुई, उसके सार में अगर निकालूं कि बीजेपी गवर्नेंस की पार्टी ही नहीं है, उनको आता भी नहीं है, तो उनको इमोशनल मुद्दों से खेलना आता है। राहुल गांधी ने स्पीच में ये कह दिया, मोदी जी उसको घुमा देंगे, और उसी घुमाने में कभी कभी क्या होता है कि कोई लूज बॉल डाल देते हैं, उस लूज बॉल में अभिषेक बनर्जी ने छक्का मार दिया जी। तेजस्वी यादव ने मछली दिखाया, ये फंस गए उसमें, और मोदी जी ने उस पर कुछ बोल दिया। वो अभिषेक बनर्जी बंगाल में खड़ा होकर हाथ खड़े करवा रहा है कि मछली कौन कौन खाता है यहाँ पे। वहां तो बंगाल में तो मछली बड़ा बड़ा इशू बन जाएगा अगर आप मछली खाने वालों को, हाँ, अगर आप मछली खाने वालों को राष्ट्र विरोधी कहोगे तो वहां तो बड़ा इशू बनेगा। तो ये अगर एक भी आप देखिए, अब इस वक्त इस चुनाव में राजीव जी जनरेशनल चेंज हो रहा है, युवा नेता आ गए हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ये नई जनरेशन के लोग हैं।
आप एक भी लूज बॉल फेंकोगे ये घुमा देंगे बाउंड्री पे, और यही हो रहा है। दूसरी बात जो बहुत गंभीर बात है राजीव जी, गंभीर बात यह है कि तमाम सारी बातें घोषणा पत्र में आ गई। सेंसस का कोई कमिटमेंट नहीं है, जातिवार सेंसस को छोड़ दो, जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि ठीक आपकी नीति होगी नहीं होगी, जो अलग बात है। सेंसस नहीं कराया। पहली सरकार है राजीव जी, पहली आजादी के बाद जो जनगणना नहीं करा पाई। 71 के युद्ध में भी जनगणना हुई है, आपदाओं में भी जनगणना हुई है। ऐसा कोई 10 साल का स्पेल नहीं है आजाद भारत में जब जनगणना का गैप हो गया हो। मोदी सरकार 10 साल में जनगणना नहीं करा पाई, और जनगणना कराने के लिए राजीव जी अभी 4-5 साल और लग जाएंगे। तो आप सोचिए कि अगले 15-20 साल की नीतियां प्रभावित होंगी। आपको मालूम ही नहीं कि पॉपुलेशन में कौन अब नया गरीब है, कौन नया मिडिल क्लास है, आपको पता ही नहीं है। कितने ग्रेजुएट हो गए हैं, कितने नहीं है। आपको आपकी नीतियां क्या होंगी? जनगणना तो एक्सरे है, आप एक्सरे के बगैर डॉक्टर के पास जाएंगे, हड्डी बाएं हाथ की टूटी होगी, वो दाएं हाथ में लगा देगा प्लास्टर। तो बगैर जनगणना की नीतियां बनेंगी तो ये होगा। ये बहुत गंभीर फेलियर है मोदी सरकार का, मैं कहूँगा सबसे गंभीर फेलियर है। दूसरी बात जो आपने देश भर का दिखाया कि जहाँ पे लोग शपथ ले रहे हैं, भगा रहे हैं लोगों को। कई तस्वीरें मैंने देखी है मीडिया में, जो लोगों ने अपने गांव के दरवाजे पर गेट पे बोर्ड लगा दिए कि बीजेपी के लोग गांव में प्रवेश ना करें। जब जनता चुनाव अपने हाथ में लेती है तब ईवीएम का खतरा भी खत्म हो जाता है राजीव जी। जो बात हमारे दर्शक बहुत ईवीएम के प्रति चिंतित रहते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ कि जब जनता चुनाव लड़ती है तब ईवीएम भी किनारे हो जाती है। फिर वो खास किस्म के कोटरी और अधिकारी जो पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम करने वाले अधिकारी भी बेकार हो जाते हैं, क्योंकि जनता जब अपने पे आती है तो फिर सब घबराते हैं उससे। और ऐसा नहीं कि पीछे चुनाव जनता ने नहीं लड़े, जनता ने चुनाव लड़े हैं, जितवाए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चेंज जो इस चुनाव में आ रहा है, देख रहे हैं धीमे धीमे कि जनता चुनाव अपने हाथ में ले रही है। और जहां तक संविधान का बात है, आखिरी बात कह रहा हूँ राजीव जी, देखिए संविधान को लेकर बीजेपी बहुत बड़ी भूल और मिस कैलकुलेशन कर रही है। अभी उनको अंदाज नहीं है कि भारत के संविधान को कितने नीचे तक जा चुका है। अगर जनता को एक बार ये समझ में आ गया, ये बार बार जो नेता बयान दे रहे हैं, छोटे मोटे नेता, कि अगर संविधान को आप छेड़ रहे हैं तो एकदम नकार देगी। लोग सब इसको अंडरस्टिमेट बीजेपी कर रही सेंटीमेंट को। ये पहले भी एक बार ऐसा अंडरस्टिमेट हो चुका था। और बीजेपी को अब सोचना ये है कि बीजेपी आज मैनिफेस्टो के बाद आधिकारिक रूप से अधिनायकवाद की तरफ जा चुकी पार्टी है। पार्टी अब नेपथ्य में है, अब मोदी की गारंटी है, वन मैन शो। अब ये आरएसएस बीजेपी को देखना है कि वो इस समस्या से कैसे निपटते हैं। जी बिल्कुल, ये आरएसएस को और बीजेपी यानी उनकी खुद की पार्टी को समझना है, देखना है कि कैसे इस समस्या से निपटते हैं। लेकिन कई लोगों को अंदर खाने निपटाने की भी कोशिश हो रही है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। चलिए देखेंगे आगे कौन निपटता है, 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन जयशंकर जी, यहाँ सवाल चुनाव का है और चुनाव में मतदाताओं के रुझान का है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? नहीं, जिस तरह का जन आक्रोश दिखाई दे रहा है सड़कों पे, गांव में, शहरों में, वो तो यही बता रहा है कि अब चला चली की बेला है। लेकिन इस जन आक्रोश को ईवीएम मशीन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी विपक्ष की यानी इंडिया अलायंस के घटक दलों के कार्यकर्ताओं और उनके संगठन पर होगी। क्योंकि जो गुस्सा दिखाई दे रहा है तो उस गुस्से को शांत करने के लिए, उन्हें खरीदने के लिए, उन्हें दबाने के लिए भी प्रयास होंगे। वो तमाम लोग जा करके लग जाएंगे उस काम में। किसी को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, किसी को कहीं और किसी मुकदमे में करेंगे और दबाव बनाएंगे, वो सब तो होगा ही होगा। लेकिन चूंकि ये मास का मामला बन गया, कोई एक खास
गांव या किसी एक खास जाति का नहीं है या खास परिवार का नहीं है। तो इसलिए ये तो जनाक्रोश को बनाए रखना। और दूसरा, जैसे अब संजय सिंह की बात जब आप दिखा रहे थे, तो मेरा मानना है कि इंडिया अलायंस को भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बता करके देना चाहिए था। हालांकि चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे आरजेडी का है, चाहे समाजवादी पार्टी का है, या बाकी दलों का भी जो जो अलग अलग जो घोषणा पत्र आए हैं लगभग मिलते ही जुलते हैं, लेकिन उसी में से छांट करके कुछ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके मेरे ख्याल से हो सकता है तैयारी चल भी रही हो, 2-4 दिनों के अंदर इनको लाना चाहिए जी। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो मैं तो बहुत स्वागत करता इस बात का, अगर मोदी जी और उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ वाकई कमिटेड होती है। और कमिटेड कैसे होती भाई, आज आपकी सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, बहुत सारे राज्यों में भी आपकी सरकार है। अजीत पवार के लिए आप बोलते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोपी, मुख्य आरोपी है, आप उसको पार्टी में नहीं लेते, सरकार उसके साथ मिलकर के नहीं बनाते। आप कहते कि ना भैया, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बहुत भाषण देता हूं, तो आपको तो जेल जाना पड़ेगा। और जेल से आइए, जब अदालत छोड़ देगी तो फिर आप आ जाइएगा हमारे कुनबे में। आप अशोक चव्हाण के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, नांदेड़ में जाकर के बोल रहे हैं कि साहब, पूर्व सैनिकों की विधवाओं का रकम डकाने वाले आदर्श सोसाइटी घोटाले का मुख्य आरोपी अशोक चव्हाण हम छोड़ेंगे नहीं। और पता लगा 2 दिन के बाद जो है वो आपकी पार्टी में शामिल, और फिर आप राज्यसभा भेज दे रहे हैं। अगर आपने राज्यसभा में नहीं भेजा होता, कहता ठीक है आप पार्टी में आ रहे हैं, आ जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन ईडी अपना काम करेगी, आपको जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे। तो हमारे जैसे लोगों की भी आस्था बनती कि हाँ भाई, वाकई यार लगता है कुछ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ हो रहा है, सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को ही नहीं भेज रहे। लेकिन आपने किसी को भी नहीं किया। जो भी आपके साथ गया, जैसे आज आप बोल रहे थे कि साहब आज भ्रष्टाचारी जेल में है, तो उसके साथ अगर एक वाक्य और बोलते आप कि आज भ्रष्टाचारी या तो जेल में है या भाजपा में है, तो बात समझ में आती, तब तो बात होती। भाई हेमंत बिश्व शर्मा को तो इस देश के गृह मंत्री ने कहा था कि विश्व का सबसे भ्रष्ट नेता है। अब गृह मंत्री के लेवल का आदमी झूठ तो नहीं बोल सकता है। अब प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है, सिंचाई घोटाले का आरोपी अजीत पवार, छोड़ेंगे नहीं, भाई अब प्रधानमंत्री तो झूठ नहीं बोल सकते, उनके पास तो सारी इंफॉर्मेशन ईडी, पीडी, सीबीआई से सबसे आया होगा जी। अगर आपने झूठ बोला है तो आपको माफी मांगना चाहिए। आपको कहना चाहिए देशवासियों से कि भाइयों बहनों, भोपाल की सभा में मैंने झूठ बोला था, अजीत पवार हरिश्चंद्र का अवतार है, वो भ्रष्ट नहीं है, उस पर गलत आरोप लगाया था मैंने। और आपने देखा होगा पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट आई थी, जो 25 लोग इनकी पार्टी में जो शामिल हुए हैं, उसमें से 23 लोगों के केसेज या तो रफा दफा कर दिए गए हैं या फिर कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए गए हैं। अब मैं तो एक बार बार जो एक उदाहरण देता हूं, मैं तो मेरा माथा चकरा जाता है कि साहब मुकुल राय जो हैं, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी में रहते थे, वो चले गए बीजेपी में, तो उनका नारदा शारदा चिट घोटाला वो ठप हो गया, चला गया कोल्ड स्टोरेज में। वो फिर वापस चले आए टीएमसी में, फिर से केस शुरू हो गया। मतलब ईडी जो है वो देखते रहता है कि ये बंदा जो है किस पार्टी में जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है, जाते ही शुरू हो जाते हैं या फिर इधर आते ही बंद हो जाते हैं। अब ईडी जैसी संस्था का इसको प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि क्या वजह है कि अभी तक उसका जो सक्सेस रेट है वो 0.04% है। मतलब अगर 1000 केस किया होगा ईडी ने, तो उसमें से सिर्फ 4 केसेज में कन्विक्शन हुआ होगा। अब ऐसे ईडी पर आप भरोसा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है, उसको उठा करके आप जेल भेज दे रहे हैं। अब चूंकि देखिए हाल के दिनों में, महीनों में काम हुआ है, जो संविधान में बात कर रहा था बार बार, पीएमएलए कानून बना दिया। पहले क्या होता था? पहले होता था कि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता था, एफआईआर हो गया, ठीक है, वो अपना केस चलेगा, फिर चार्जशीट फाइल होती थी, चार्जशीट के बाद अगर किसी पद पे है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, तो रिजाइन करता था, उसको गिरफ्तार करते थे। अभी क्या है कि आप उठा करके बंद कर दीजिए जेल में। किस लिए बंद किया है भाई? कोई सबूत है नहीं, न तो सत्येंद्र जैन के खिलाफ कुछ भी मिला है, न मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ मिला है, न
संजय सिंह के खिलाफ मिला है, न केजरीवाल के खिलाफ मिला। आप कहते रहिए कि साहब 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और वो घोटाले का पैसा यहां गया वहां गया। अरे कहां गया? कहीं से तो निकला होगा, वो बता दीजिए। और कहां धुनाया गया, कहां पहुंचा, ये बता दीजिए। और जो पैसा आपके खाते में आया, जो दुनिया जान चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट की बलिहारी कर सकते हैं आप, इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब, हमसे किसी ने पूछा कि साहब आप लोग बार बार अडानी अडानी चिल्लाते हैं, लेकिन अडानी की किसी कंपनी ने तो नहीं लिया चंदा जी। अभी 2-4 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ। गुजरात का एक दलित है जिसके नाम से 11 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया। अब वो बता रहा कि नहीं साहब हमारे पास तो कुछ पैसा वैसा है नहीं। वो जो क्या उसको वेल स्पन अडानी कंपनी के लोग आए थे, उन्होंने कहा था पैसा दिया था, खरीद लो, तो उनके लिए हमने खरीद लिया। अब फिर कनेक्शन मेरे दिमाग में घूमने लगा कि जब मैं जहां गाजीपुर में रहता हूं, जब आगे बढ़ता हूं इंदिरापुरम के लिए या फिर गाजियाबाद के लिए, तो वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ वेल स्पन कंपनी का, जो नोएडा मेरठ एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी है जी। जो सूत धागे की कंपनी, जो कपड़ा बुनने की कंपनी, वो कैसे आ गई सड़क निर्माण में। या इसी तरह से उत्तराखंड में जो है, जो टनल बनाने का काम था, ठेका तो नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को लिया। बाद में पता लगा कि अडानी साहब ने उसको खरीद लिया। अब वो अडानी की ये सब्सिडियरी कंपनी हो गई है। तो ऐसे मतलब जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, समझ मतलब उसमें जाकर रिसर्च करना पड़ जाएगा। और इसी मामले में, केजरीवाल वाले मामले में, शराब नीति घोटाले के मामले में, जो अरबिंदो फार्मा का शरद पी रेड्डी है, उस पर ईडी कार्रवाई होती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद वो 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, जिसको 10 दिन के बाद इन्होंने भुना लिया और 1 हफ्ते के बाद उसको छूट जेल से बाहर आ गया, गिरफ्तारी खत्म हो गई। फिर उससे 25 करोड़ रुपए लिया, फिर उसको अप्रूवर बना दिया। तो जिसका पैसा, जो चोर है, जो शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है, उससे पैसा आपकी पार्टी ले रही है और लेकर के भुना ले रही है। ये भी होता कि भाई रख लेते, चलो ठीक है यार, बाद में मालूम होता रहे भैया ये तो शराब के घोटाले का पैसा है, इसको लेंगे तो हम भी शराब की लिस्ट में आ जाएंगे, शराबखोरों की लिस्ट में आ जाएंगे, तो बात समझ में आती। लेकिन आपने एकदम हड़ाफड़ी में फट से उसको ले लिया, भुना लिया। तो जो प्रूवन है, जो भारतीय जनता पार्टी का करप्शन प्रूवन है, उसको आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार से लड़ रही है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कमिटमेंट है। तो इस पर हंस सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जनता अभी धीरे धीरे जानने लगे हैं। दिल्ली के लोग खासतौर से, दिल्ली की सड़कों पे, ऑटो रिक्शा में या कहीं बैठने पर लोग चर्चा करते हैं, साहब पूछते हैं कई बार, बात करते समय जब चर्चा जाती है कि केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया है। हमने कहा आप बताओ क्यों गिरफ्तार किया है। तो बोला कि लगता है वो गरीबों के लिए काम कर रहा था, महिलाओं के लिए काम कर रहा था, बस में उनको भाड़ा मुफ्त कर दिया, बिजली पानी फ्री कर दिया, और बार बार लगातार वो जीत रहा था, इसलिए उनकी आंख में चुभ रहा था, इसलिए उसको बंद कर दिया। हमने कहा लेकिन शराब को घोटाला करा दिया, उसने इतना बढ़ा दिया, 1 पर 1 शराब फ्री में बांट रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि साहब यूपी में शराब पॉलिसी क्या है, हरियाणा में शराब की पॉलिसी क्या है, राजस्थान में शराब की पॉलिसी क्या, आप एक बार देख तो लो जाकर के जी। तो लगभग हर जगह तो यही है कि सबसे बड़ी कमाई का जरिया जो है वो आबकारी है, शराब है। शराब के जरिए सभी राज्य सरकारें अपना भर रही है थैला। तो अब उस मामले में, लेकिन आज तक एक भी प्रूव नहीं हुआ, एक भी कहीं से भी कुछ बरामदगी हो जाती, कोई तो सबूत मिल जाता कि हाँ भाई इन्होंने पैसा लिया, वो पैसा है कहां है। तो वो नहीं कर रहे हैं आप। इसलिए मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बातें करते हैं निरा पाखंड है। क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी, अभी भी कोई भ्रष्टाचार, अभी देखिए लेटेस्ट है नवीन जिंदल साहब, जिनको कोयला घोटाले का बहुत बड़ा आरोपी आप ही कहते हुए थकते नहीं थे, मोदी जी बोलते थे, उनकी पार्टी के लोग बोलते थे, और वो अब भाजपा में आ गए, उसके टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। आज अगर देखिएगा कि भाजपा का पूरी तरह से करप्ट कांग्रेसीकरण हो गया है। जो कांग्रेस के तथाकथित करप्ट लोग हैं, जिनको भाजपा के लोग करप्ट मानते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री बने हैं, ये सारे लोग। तो इन सबों को रख करके आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई की बात नहीं कर सकते हैं। और ये बातें जनता जान चुकी है। जनता के जो मुख्य इश्यूज हैं, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों की बात हो, हर मुद्दे पे आप फेल कर रहे हैं। आप सोचिए कि यही आदमी कहते थे कि साहब हमारा रुपया जो है वो आईसीयू में कराह रहा है, अब भैया आज तो वेंटिलेटर पे चला गया है। जब 50-60 रुपए के $1 में बिकता था जी,
उस समय आप ये बातें कहते थे, आज तो 84 रुपए का हो गया है, 84 रुपए का $1 मिल रहा है। तो उसकी हैसियत क्या हो गई है? आप बोल रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था कर देंगे दुनिया की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। कर्ज की अर्थव्यवस्था, ये बताना चाहिए कि हम कर्ज की अर्थव्यवस्था पे जी रहे हैं। गालिब साहब का शेर है ना कि मुफ्त की पीते थे हम, कहते थे एक दिन रंग लाएगी हम एक दिन है। तो अब उस तरह की बात आप सोचिए, हम जिस देश के जीडीपी का 1.5 गुना विदेशी ऋण से दबा हुआ हो जो देश, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि बहुत आर्थिक प्रगति हुई, बहुत ये हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं राजीव जी, कहीं ना कहीं जनता के बीच में अब इस पर चर्चा होने लगी है। पहले तो है नहीं होती थी, 2019 वगैरह में होता था तो अरे भाई मोदी जी नहीं रहेंगे तो बचेगा कैसे, देश बचेगा, देखिए उन्होंने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, ये किया वो किया। अब अगर उन सब बातों का जिक्र करते हैं कि भैया सब ठीक है यार, 10 साल तो हो गया, अब आप तो बताओ ना कि हमारी महंगाई का क्या है, रसोई गैस क्या है, पेट्रोल डीजल क्या है, चीनी का भाव क्या है, सोने का भाव क्या है। बाकी बेटी की शादी करनी होगी, अभी लगन शुरू होने वाला है, अब 73,000 74,000 रुपए के भाव पे सोना जा रहा है, गरीब बेसब्री बेटी का ब्याह करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों अब सवाल करने लगे हैं। और कहीं ना कहीं ये बातें इस बार 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक रिफ्लेक्शन होगा, इसका ईवीएम मशीनों तक जाएगा। लेकिन विपक्ष को किसी तरह के ओवर कॉन्फिडेंस या इस तरह के कॉन्फिडेंस में नहीं रहना होगा। अगर उनको लड़ना है तो लगातार वो इस टेम्पो जो बनाया हुआ है राहुल गांधी ने, अखिलेश ने या तेजस्वी यादव ने, इस टेम्पो को बना करके रखना होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस टेम्पो को बना के रखना होगा और चुनाव को लड़ना होगा पूरे जी जान से। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं मुकेश कुमार सिंह साहब, आपके पास जरा कोशिश कीजिएगा थोड़ा शॉर्ट में, समय ऑलरेडी निकल चुका है, 22 मिनट ज़्यादा हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा चुके हैं। मुकेश जी, क्या देखते हैं अब यहाँ से चुनाव की दिशा? चुनाव की दिशा के बारे में अभी जो जयशंकर जी ने कहा वो मेरे ख्याल में गागर में सागर है। विपक्ष को साफ नजर आ रहा है, जनता नाखुश है, नाराज है इस सरकार से, लेकिन विपक्ष को कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, अति आत्मविश्वास में नहीं बने रहना चाहिए। उन्हें अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से, फिनिशिंग टच वाली जो होती है ना रेस की, भाई जब अच्छे धावक होते हैं जब वो फिनिशिंग टच लाइन के नजदीक पहुंचते हैं तो वो और अपना पूरा जोर लगा देते हैं अपने टाइम स्कोर को बेटर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि यही सबसे सिंपल और सीधा था निचोड़ है कि जनता के पक्ष में चीजें। और दूसरी बात है कि एक बात जिसपे आपने कहा कि नहीं लालच बनाना, तो मेरा जनता की लालच बनाने से मेरा ताल्लुक सिर्फ ये था कि हम ये मान ही नहीं सकते हैं कि जनता अपनी लालच बनाना करा देगी। हम सब लोग उसी धारणा में यकीन रखते हैं, हम सब लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम सब लोग लिबरल माइंडसेट के लोग हैं। हम ये समझते हैं, जानते हैं कि इस देश की जनता भले ही कम शिक्षित हो, लेकिन वो डेमोक्रेसी के बुनियादी उसूलों पर बहुत यकीन करती है। लिहाजा ये इस बार का जो चुनाव है वो इन्हीं बातों की बहाली के लिए जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। राजीव जी, मैंने पहले भी एक आध दफा यहाँ कहा है और भी साथियों ने कहा है अलग अलग दिनों पे, इस बार का चुनाव सत्ता के खिलाफ जनता लड़ रही है। इस बार का चुनाव विपक्ष तो जनता का सिर्फ एक तरीके से कह लीजिए चेहरा है, विपक्ष है, विपक्ष के रूप में ही चीजें सामने आएंगी, लेकिन गवर्नमेंट वर्सेस जनता है जो हम परसीव कर रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो ये। राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता चुनाव लड़ रही है और आने वाले समय में जनता भी कितनी मजबूती के साथ इस चुनाव में आगे आती है, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा लगातार सामने है और कई बार जनता को यह मुद्दा जो है वो रोकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कई लोग निराश हैं। और दूसरी बात, वो जो सर्वे की बातें बहुत हो रही थी, हमारे साथी प्रेम कुमार जी भी सर्वे का जिक्र कर रहे थे, उसमें से एक सर्वे जो CSDS और लोक नीति का है, वो सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा जा रहा है कि आज से 5 साल पहले चुनाव आयोग पे जो भरोसा था वो भरोसा बहुत कम हो गया है अब आम जनता का, यानी कि भरोसा चुनाव आयोग से गिरा है। अब चुनाव आयोग को उस भरोसे को वापस पाना और लोगों के बीच बहुत मजबूती के साथ जाना पड़ेगा। अब देखते हैं चुनाव आयोग कितनी मजबूती के साथ आगे आता है। लेकिन जिस ईवीएम को लेकर चर्चा बार बार होती है, उसी ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट में परसों सुनवाई शुरू हो रही है। इंतजार कीजिए, हो सकता है कुछ बड़ा हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। और उससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो उन्होंने अपनी याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, उस याचिका पर कल सुनवाई है। तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारी खबरें आनी हैं और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोर्ट हाई कोर्ट हो या लोकल कोर्ट हो,
खबरें अगर बड़ी होती हैं तो हम आप तक पहुंचाते हैं, तो कल इंतज़ार कीजिएगा, हम पल पल की रिपोर्ट आप तक लाइव दिखाएंगे, पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मुकेश कुमार सिंह साहब, जयशंकर जी, प्रेम कुमार